हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कितना शानदार था ना। इसमें सबसे खास बात क्या थी, याद है आपको? मिल्कन साहब ने सिर्फ एक बात को दिमाग में रख के, सिर्फ एक बात को, कौन सी बात? कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज, कि कहीं पर दुनिया में कोई चार्ज होता है, कहीं पर दुनिया में कोई चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, या यूं कह ले कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल हैं। सिर्फ इस बात को दिमाग में रख करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला और ये निकालने के लिए उन्होंने टर्मिनल वेलोसिटी निकाली थी, आपको याद है ये सब, और फिर उन्होंने चार्ज निकाल लिया था। यस, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसके लिए मिल्कन साहब को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। चलिए मैं चेक कर लेता हूं आपको पता है कि नहीं। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बच्चों फटाफट आंसर करो टाइम बाउंड तरीके से। ये एक सवाल है, द कंपाउंड विच इज द कंपाउंड इन विच कटायन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद एनायन इज, इनमें से कौन ऐसा कंपाउंड है जिसमें कटायन और एनायन आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप, आइसो डायफर, आइसो एस्टर सब पढ़ा हुआ है, तो फटाफट आंसर कर दो। चलो भैया हम ए देख लेते हैं। सोडियम, इसमें सोडियम प्लस के रूप में होगा। यस नो बच्चों? तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोडियम प्लस के पास कितने होंगे? 11 - 1 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये Cl-1 है, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 17। 1 - 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। 17 + 1 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। यस नो? तो ये आंसर तो नहीं होगा। अब जब गलत है तो मैं इसको लाल से काटूंगा। ए आंसर नहीं होगा। क्लियर बच्चों? चलिए, अब कुछ लोगों ने डी आंसर बताया है। डी, नाउ लेट्स जस्ट चेक इट। डी, K2S, पोटेशियम प्लस फॉर्म में है बच्चों। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस मतलब एक निकल गया, कितने बचे? 18। ओके, सल्फर बच्चों -2, सल्फर -2 क्या बोलते हैं हम लोग? सल्फाइड। तो सल्फाइड ट नहीं, टमाटर वाला ट अलग है, सल्फाइड ऐसा होता है, SO3 - 2, इट इज सल्फाइड। इसको हम लोग सल्फाइड बोलते हैं। ये F की जगह PH भी लिख सकते हो। अमेरिकन इंग्लिश में F लिखते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में PH लिखते हैं। ना अगर S -2 करे बच्चों तो इट विल बी सल्फाइड। क्लियर? बहुत अच्छे। तो अब सल्फाइड देखा जाए बच्चों, इसमें नॉर्मली 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, कितने हो गए? 18। अरे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर हैं क्या भाई? बिल्कुल बराबर है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? बिल्कुल। आंसर विल बी डी। D is the correct answer. D is the correct answer. तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। ये एक एग्जाम में सवाल पूछा गया था और वो कितना आसान सवाल पूछा, थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? चलो कम ऑन। अगला सवाल है बच्चों, इन ल्यूनार एटमोस्फियर, डू यू नो ल्यूनार किसको बोलते हैं? मून को, चंद्रमा को अपने क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूनार। तो इन ल्यूनार मतलब समथिंग रिलेटेड टू मून, दैट इज कॉल्ड ल्यूनार। इन ल्यूनार एटमोस्फियर कंपोजिशन इज, चंद्रमा के एटमोस्फियर कंपोजिशन है नियॉन, हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो देखो सवाल तो सवाल, और साथ में आपको ये भी मालूम चल गया कि चंद्रमा का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, मोर और लेस। तो आपको बताना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ल्यूनार एटमॉस्फेयर क्या होगा। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ल्यूनार एटमॉस्फेयर। ल्यूनार के एटमॉस्फेयर में नियॉन बच्चों 34% है, हीलियम 33% है, हाइड्रोजन 33% है। ओके, इंटरेस्टिंग है ना चंद्रमा का। अभी हम लोग बचपन में चंद्रमा पढ़ते थे, चंद्रमा क्या है, अब पढ़ना चंद्रमा के एटमॉस्फेयर पे क्या है। अब उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है केमिस्ट्री की हेल्प से। तो आपको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला यूज करना है, फटाफट सॉल्व करना है। चलो रेडी हो जाओ। समय है 60 सेकेंड्स का, टाइम शुरू होता है अब।
चलिए देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं। बच्चों आपको पता है ना कि हमारे धरती माँ जो हैं, हमारी धरती माँ, इस एटमॉस्फेयर पे मोलिकुलर वेट एयर क्या होता है? यस, क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, 29 होता है। यस। नाउ अब ये चंद्रमा पर कितना होता है तो हमको पता है कि एवरेज मोलिकुलर वेट ये कैसे निकालते हैं? वैसे ही जैसे बचपन से सारी चीज़ें निकालते आए हम लोग। चलो भाई कैसे निकालते हैं देखो, हम लोग क्या करते हैं, कौन है? नियॉन का मोलिकुलर वेट बच्चों 20 होता है। हीलियम का मोलिकुलर वेट 4 होता है। नाउ हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 2 होता है। तो जो जितना है ये 34% है। तो मान लो अगर 100 मोल लिया जाए हवा, कौन सा? जो चंद्रमा पे है, राइट, लूनार पे है, 100 मोल लिया है, उसमें 34 मोल्स क्या होगा? नियॉन, 33 मोल्स क्या होगा? हीलियम, और 33 मोल्स क्या होगा? हाइड्रोजन। तो हम 100 मोल हवा का चंद्रमा वाला यार मास निकाल लें और उसको 100 से भाग दे दें तो 1 मोल का मास आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर वेट। सो एवरेज मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 34% कौन है बच्चों? नियॉन है, उसका मास कितना हुआ? 20, प्लस ये 33% कौन है बच्चों? हीलियम, उसका मास कितना हुआ? 4, एंड प्लस 33% कौन है? हाइड्रोजन, उसका मास कितना बच्चों? 2। ये अपने सब कैलकुलेट कर लेंगे और इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सही किया होगा, हम लोग कर ही लें क्या इसको। चलो भाई, ये 34 दूनी 68, 680, और ये हुआ 4 तिहाई 12, 2, 4 तिहाई 12 और 2 14, ये कितना हुआ भाई? 33 दूनी 66। सही है ना ये यार? गलती नहीं होनी चाहिए गुणा भाग में। ओके ठीक है, जोड़ देते हैं। 6 2 8 एंड 6 4 10, 8 18, 6 1 7 8, 8 8 8। अब इसको 100 से अगर भाग देते हैं बच्चों हम लोग 100 से, इट विल बी 8.88 ग्राम पर मोल। ये हुआ आंसर, 8.88 ग्राम पर मोल या 8.78 ग्राम, दैट्स ओके। ये हमने क्या निकाला? मोलिकुलर वेट। पता भी होना चाहिए, और ये पता है अप्रोक्सीमेटली सही भी है। चंद्रमा के एटमॉस्फेयर पे यही कंपोजिशन होता है। ओके नाउ आज का लेक्चर बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एनोड रेज, पॉजिटिव रे, कैनल रे, चैम्बर रे, ठीक है, ये सब एक ही चीज को बोलते हैं। हमने अभी किसको पढ़ा? कैथोड रे। कैथोड रे क्या होता है? कैथोड रे स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यूं झोंका में गए, है ना, फ्लो में, दैट इज कॉल्ड कैथोड रे। कैथोड रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैथोड से निकलते हैं, एनोड को छेदते हुए बाहर एनोड की तरफ दिखाई पड़ते हैं, राइट, कैथोड से निकलते हैं। अब ये काम सबसे पहले किया था यूगन गोल्डस्टीन साहब ने। देखो इनका मैंने फोटो सर्च करने की कोशिश की, लेकिन जिस समय के ये लोग हैं उस समय ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही मिलेगा। देखो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हमको मिला। यूगन गोल्डस्टीन साहब बहुत ही महान जर्मनी के साइंटिस्ट थे ये, और 1886 में मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया, आपको याद होगा, विलियम क्रुक्स साहब ने ट्यूब बनाया था, जो ब्रिटेन के फिजिक्स के विद्वान थे विलियम क्रुक्स, उन्होंने कैथोड रे ट्यूब बनाया था। उसी ट्यूब का यूज करके सबसे पहले ये यूगन गोल्डस्टीन साहब को ऐसा लगा कि एनोड से कोई किरण निकल रही है। इन्होंने देखा कि अगर कैथोड में हम लोग कुछ छेद करते हैं या कैथोड के साइड में, बच्चों मैं आपको बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा एक ट्यूब लिया। इस ट्यूब के विषय में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं आपस में। बच्चों ये देखो हमारा ये कैथोड है और ये एनोड है। अब कोई पूछे ये कैथोड क्यों है, तो हम बोलेंगे क्योंकि ये बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट होता है, और ये एनोड क्यों है, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। ओके, अब इसके विषय में डिटेल बातें हम लोग बाद में करेंगे। तो कैथोड रे के विषय में तुमने पढ़ लिया था। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, इसमें जो है ऐसा कुछ होल किया, परफोरेशन किया, किसमें? कैथोड, ये जो ये क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोड होते हैं, मतलब मेटल प्लेट्स। अब मेटल प्लेट्स जब ये इनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वही जो प्लेट है, मतलब इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड कुछ भारी भरकम लगता है, बट जब ये समझो कोई ये मेटल प्लेट है जिसपे एक हम पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड बोलते हैं। और संधि विच्छेद करोगे तो जिस इलेक्ट्रोड पर कटायन आए, कटायन मतलब पॉजिटिव आए, पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि वो निगेटिव है, उसको बोलते हैं कैथोड। और एनोड किसको बोलेंगे? जिस इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड मतलब मेटल प्लेट, जिस इलेक्ट्रोड पर एनायन आए, राइट। अब एनायन क्या
होता है निगेटिव, निगेटिव कहाँ जाएगा, जो पॉजिटिव होगा, है ना, बड़ा आसान। बाय द वे इसके विषय में डिटेल बातें बाद में करेंगे। जब यहाँ छेद किया गया बच्चों और यहाँ बगल में फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया गया, कैसा मटेरियल बच्चों, फ्लोरोसेंट, जिसपे कोई पार्टिकल अगर टकराए, कोई एनर्जी पार्टिकल, फ्लोरोसेंट, इस यहाँ पे फ्लोरोसेंट, यस हाँ बच्चों, फ्लोरोसेंट मटेरियल, RESCENT, फ्लोरोसेंट मतलब जिसमें कोई पार्टिकल टकराया तो वो चमके, लगाया गया। किसने लगाया था, गोल्डस्टीन साहब ने। तो इन्होंने देखा बच्चों कि इधर जो है कुछ हल्का लाल रंग चमक रहा है, यहाँ पे रेड कलर, फेंट हल्का सा। तो इन्होंने सोचा इसका मतलब एनोड से कोई किरण निकलती है और वो किरण जाके इस मटेरियल पर टकरा रहा है और जिसकी वजह से हमको पेल फेंट रेड कलर दिखाई पड़ रहा है, हल्का ना, डल। तो इसका मतलब यहाँ से कुछ निकल रहा है। और चूंकि वो इसमें छेद जो किया गया था, उस छेद को क्या बोलते हैं, चेम्बर या कैनल, उसमें से निकल रहा था, किसमें, कैथोड में, इसलिए उसका नाम दिया इन्होंने कैनाल रे। कैनाल मतलब जो नहर उसमें से निकल रहा हो, इसमें से निकल रहा था बंच के रूप में। या उसका नाम दिया चैम्बर रे, चैम्बर से निकल रहा है। या उसका नाम दिया पॉजिटिव रे। पॉजिटिव रे क्यों, बिकॉज ये पॉजिटिव से निकल रहा है तो इट मस्ट बी पॉजिटिव। और कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो इनको मालूम चला वो पॉजिटिव बिहेवियर रखा है, मतलब उसमें चार्ज जो है पॉजिटिव है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं आपसे। तो एनोड, बिकॉज एनोड से निकल रहा था। तो गोल्डस्टीन साहब ने बच्चों सबसे पहले एनोड रेज के विषय में महसूस किया। हालांकि बहुत सारा काम नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये डेवलपमेंट स्लो होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। और ये भी करने में ये 1-2 दिन का काम नहीं है, कई साल इन्होंने खपाया होगा। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, इसी एनोड रेज में से मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसी एनोड रेज में से एक एनोड रे होता है, उसको बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। सारे एनोड रेज प्रोटॉन नहीं होते, सारे कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट सारे एनोड रेज प्रोटॉन नहीं होते। तो इन्हीं में से एक एनोड रे प्रोटॉन होता है बच्चों। तो उसके विषय में ये बात नहीं कर पाए थे, बट उसका शुरुआत तो कर ही दिए थे। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन साहब ने की। और चूंकि प्रोटॉन के विषय में डिटेल्ड बातें और डिटेल्ड कैलकुलेशन वो रदरफोर्ड साहब ने किया, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, राइट। तो ये एक बहुत डिबेट वाला पार्ट है, आप किसको मानते हो। ओके, आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो गोल्डस्टीन साहब को प्रणाम, बहुत महान है आप। 1886 में उन्होंने कर दिया यार, कमाल की बात। चलो यहाँ आ जाओ भाई। नाउ मैकेनिज्म, अब जो कैसे हो रहा है मैं जो आपको बता रहा था, आप यहाँ देखो, ये यहाँ रेड ग्लो कर रहा है, यू कैन जस्ट नोटिस हियर, रेड ग्लो कर रहा है। ये क्या, परफोरेटेड कैथोड, इसमें कुछ छेद कर दिया गया, ऐसे प्लेट लिया गया, उसमें जगह जगह पे छेद कर दिया गया। और इसमें जब किरणें निकलती हैं बच्चों, तो इट्स लाइक कैनॉल। देखो यहाँ पॉजिटिव रेज निकल रही हैं। अब कैसे किया जाता है आपको पूरा पता है। ये बहुत हाई प्रेशर क्रिएट किया जाता है, बहुत हाई वोल्टेज लिया जाता है, कितना, 10,000 वोल्ट अराउंड लिखा गया है। हाई वोल्टेज है ना, अराउंड 10,000 10 के वोल्ट इतना लिया जाता है बच्चों। और प्रेशर बहुत कम लिया जाता है, याद है आपको कितना बच्चों, 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, बहुत ही कम होता है। तो ऐसे कंडीशन पे रेज निकलती हैं। होता क्या है, मैं कंटेंट डिस्कस कर रहा हूँ मैकेनिज्म। इसमें होता क्या है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, प्राकृतिक रूप से नेचुरली हमेशा कुछ आयोनाइज चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें होती हैं, है ना, हमेशा होती हैं। ऐसे ऐसे देश, ये पता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ऐसे ऐसे देश जहाँ पे कुछ नहीं है ना, वहाँ भी तुम्हें प्राकृतिक रूप से कुछ बहुत तेज मिल जाएंगे। और जिस देश में सारी चीज़ें हैं ना, वहाँ भी तुमको कुछ सुपर डुपर गधे मिल जाएंगे। ये मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है बच्चों। तो किसी भी टेम्परेचर पे, हाँ, अब कंडीशन अच्छी किया जाए, जैसे भी आपकी क्लास चली ऐसी क्लास चले तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, ज़्यादा अच्छे करने की संभावना बढ़ जाएगी। उसी तरह से एक पर्टिकुलर रिएक्शन कंडीशन पे, टेम्परेचर प्रेशर पे, इसमें कुछ न कुछ गैसेस हमेशा आयोनाइज रहती हैं। और वो आयोनाइज क्यों होती हैं बच्चों, ये आपको लिखना नहीं भूलना है। वो आयोनाइज क्यों होती हैं, आयोनाइज होती हैं बाई रेडियो एक्टिविटी। तो नेचुरली कुछ रेडियो एक्टिविटी हो ही जाते हैं और वो आयोनाइज ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी कॉज
आयोनाइजेशन ऑफ गैस जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही लो प्रेशर पे है, एट वेरी लो प्रेशर। क्या बोलूँ मैं इसको, लो प्रेशर, जो कि बहुत ही लो प्रेशर पे है, उनका आयोनाइजेशन कर दिया बच्चों फॉर कौन सा बिहेवियर है ये, डिस्चार्ज ट्यूब फिनोमिना, डिस्चार्ज ट्यूब फिनोमिना। अच्छा ये बताओ आप लोग, क्या इसको हम लोग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ कैथोड रे की बात ही नहीं की आ रही है। इसको हम लोग बोलते हैं गैस, अच्छा लिखा भी हो, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, नॉर्मल कंडीशन पे भी यहाँ कुछ ना कुछ गैसेस हमेशा होती हैं। कैसी गैसेस, चार्ज गैसेस। ये पूरी तरह वैक्यूम नहीं क्रिएट करते। अब देखो जैसे हमने इसको स्ट्रॉन्ग वोल्टेज दिया बच्चों, ये देखो पॉजिटिव, इसमें कुछ चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ओके। अब ये पॉजिटिव चार्ज ये हाई वोल्टेज में एक्सेलरेट हो गया, उसको एनर्जी मिली, बूम। ऐसे खूब सारी और गैसेस हैं बच्चों, लेट्स सी, इसमें गैसेस हैं, यहाँ कोई गैस है, यहाँ कोई गैस है, यहाँ कोई गैस है, यहाँ कोई गैस है ना। और ये बहुत तेज से भागा, तो भागने में इसे टकराया, है ना। टकराएगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको किक आउट करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। तो अभी जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो जो पॉजिटिव है वो फिर एक्सेलेरेट हुआ दूसरे से टकराएगा, तीसरे से टकराएगा। ये करते करते इसे बहुत ज़्यादा चार्ज बन जाता है, और पॉजिटिव इधर से एक्सेलेरेट होकर पूरा पॉजिटिव जो है इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, और जो नेगेटिव होगा उसको हमने कैथोड रे में अध्ययन किया हुआ है। बात मेरी समझ गए? तो कोई पूछे फिनोमिना कैसा होता है, बोलोगे at any condition of temperature and pressure due to radioactivity, natural radioactivity, there must be some charged particle, and those charged particles are accelerated because of this high, very high voltage, and this knocks off electron from the neutral gas particle to cause them charged, to ionize them. वो ionized हो गए तो फिर अगेन स्ट्राइक करेंगे, पूरा जो काम शुरू हो जाएगा। ये हुआ बच्चों पूरा हमारा काम धाम। नाउ मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हो रहा है। यस, ठीक है। ये हुआ बच्चों हमारा गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। गोल्डस्टीन साहब ने इसकी शुरुआत की थी। मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया। मैं इसको लिखवा भी सकता हूँ पॉइंट वाइज। कह सकते हैं कि नेचुरली अवेलेबल चार्ज कौन चार्ज गैस पार्टिकल्स आयोनाइजेज अदर गैस मॉलिक्यूल्स अंडर very low pressure and high voltage और वेरी लो प्रेशर पे उसको क्या कर दिया बच्चों, आयोनाइज कर दिया, आयोनाइजेज। ठीक है, और इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं, इसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पूरा हो गया तो ये काम शुरू हो गया। समझ में आया आपको? वेरी गुड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, इसके विषय में 1919 से मालूम चला, 1919 में। और कौन बताया है? रदरफोर्ड साहब ने। जरा फिर से देखो 1919। टाइम लाइन पता है मैं क्या करता था? मैंने कुछ और भी लोगों को देखा तो मुझे बड़ा आनंद आया कि मैं बचपन में खुद भी ऐसा करता था। जब टाइम लाइन चार्ट बनाओ, एक चार्ट बनाओ तो ऐसे करोगे, देखो इतने में क्रुक्स ट्यूब आया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो बड़ा कनेक्ट हो जाओगे, अच्छा इसके होने से वो हुआ। अब देखो 1896-97 में थॉमसन साहब ने जो है चार्ज बाई मास निकालना सिखाया। वो उसके पीछे की पूरी फिजिक्स बताई लोगों को, मैथमेटिक्स बताई लोगों को। अब लोगों के पास एक आइडिया लग गया चार्ज बाई मास कैसे निकलता है। तो रदरफोर्ड साहब ने रदरफोर्ड साहब ये जो डिफरेंट रेज हैं, किरणें हैं, उनके ऊपर काम करने के लिए फेमस थे। ये बहुत ज़्यादा उसी पर दिन रात काम ही करते रहते। तो रदरफोर्ड साहब चार्ज बाई मास निकालने लग गए। कैसे? इनके पास एक आइडिया था थॉमसन द्वारा। थॉमसन साहब ने तो 1907 में अपना एटॉमिक थ्योरी भी दे दिया था। तो बच्चों 1919 में देखो, उनके बाद इन्होंने Q/m की वैल्यू निकाली और इन्होंने बताया कि वो स्ट्रेट पाथ में चलते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं। कौन? एनोड रेज। कैसे मालूम चला ये बच्चों? कैसे मालूम चला? ध्यान से देखो, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। अब कैथोड बच्चों जहाँ जहाँ हमने छेद किया है, जहाँ उसी के सामने यहाँ पर उसी के जस्ट सामने ये लाल लाल रंग को दिखाई पड़ रहा है।
बात मेरी समझ में आई क्या? उसी के सामने ये हमारा पॉजिटिव मतलब एनोड और निगेटिव मतलब कैथोड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके सामने मतलब सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट पाथ कवर करता है। दूसरा कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उसका डिफ्लेक्शन जब इन्होंने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये उधर डिफ्लेक्ट कर रहा था जिधर पॉजिटिव करता है, राइट। मतलब अगर हम इसके बाहर यहाँ समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके नाउ एक बार तो बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है बच्चों हम लोगों को। जैसे मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसको एक्सपेरिमेंटल ट्यूब बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जर्वेशन ट्यूब। ये हमारा हो गया स्क्रीन, ये स्क्रीन हो गया। ओके, अब मान लो हमने यहाँ पे कर दिया है बच्चों छेद, यहाँ हमने कर दिया है छेद। ओके, ये हमारा हो गया है कैथोड, ये हो गया एनोड, एनोड और कैथोड। अब देखो अगर मैंने ये देखो प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, क्या ये मेटल प्लेट है, मतलब इसको चार्ज कर सकते हैं। ओके, अगर मैंने बच्चों क्या किया, इसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं, पॉजिटिव मतलब बड़ा वाला, इसको बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर दूं, निगेटिव मतलब छोटा वाला। तो ये जो सीधे पहले जा रहा था, जैसे ही हमने ये स्विच को ऑन किया, टक ऑन किया, तो हम क्या पा रहे हैं, हम क्या पा रहे हैं बच्चों कि अब वो निगेटिव की तरफ जाकर टकरा रहा है। वो स्क्रीन पर निगेटिव की तरफ यहाँ आके टकराया। इसका मतलब कैसा पार्टिकल है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ये मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके Q/m चार्ज बटे मास की वैल्यू इन्होंने निकाला, किसने? रदरफोर्ड साहब ने निकाला। तो Q/m की वैल्यू, इससे बहुत चर्चा करना हमको यार, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, शानदार है भाई, ये जबरदस्त है। मुझे उम्मीद है आप लोग कनेक्ट हो रहे होगे। रदरफोर्ड साहब ने एनोड रेज के चार्ज बाई मास की वैल्यू निकाली, यहां से क्रांति फिर शुरू हो गया। अब जरा ध्यान समझना, कैसे निकाला पूरा तरीका आपको पता है ना आपको। इन्होंने क्या पाया बच्चों कि अगर ट्यूब के अंदर अलग अलग गैस रखते हैं, अगर ट्यूब के अंदर अलग अलग गैस रखते हैं हम लोग, तो Q/m कैथोड रे क्या होता है बच्चों? सेम होता था। चाहे कोई भी गैस रख दो, कोई भी गैस रखो, उसके स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कैथोड रे की आती थी, सेम आई थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं पाया गया। यहाँ क्या पाया गया बच्चों? अगर हम लोग गैस अंदर की बदल रहे हैं, हाइड्रोजन रखा, हीलियम रखा, नियॉन रखा, कोई और ऑक्सीजन रखा, तो Q/m की वैल्यू चेंज होती चली जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अब सोचो, मैं अलग अलग लोगों से सवाल पूछूं या अलग अलग लोगों के कंडीशन दूं, सभी लोग एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हो, मतलब वो चीज सबके लिए कॉमन है, मतलब वो चीज सबके अंदर है, मतलब वो चीज क्या है बच्चों? फंडामेंटल है। लेकिन अगर मैं कोई सवाल पूछूं, कोई बात करूं और सभी लोग उसका अलग अलग उत्तर देते हो, मतलब वो चीज सबके लिए कॉमन नहीं है, वो चीज फंडामेंटल नहीं है। इसका मतलब दोस्तों एनोड रेज फंडामेंटल नहीं होते हैं। यहाँ आप देखो, ये Q/m की वैल्यू अलग अलग गैस जब ट्यूब के अंदर होता है तो इसकी वैल्यू सबके लिए अलग अलग आता है। इसका मतलब एनोड रेज आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। पहली बात तो ये हो गई, समझ में आ गया आप लोगों को? मजा आया? बात नंबर दूसरी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। दूसरी बात ये है कि जब अलग अलग गैस भर रहे हैं हम लोग, तो Q/m की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जानते हो Q/m चार्ज बाई मास, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा तब आई जब उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरा गया। कौन सी गैस बच्चों? जब उसके अंदर हाइड्रोजन गैस पहले हाई एनर्जी में टूट के हाइड्रोजन एटम बन गया, हाइड्रोजन एटम फिर आयोनाइज हुआ, आयोनाइज हो क्या बन गया? H++ इलेक्ट्रॉन, H++ इलेक्ट्रॉन। तो लोगों ने उसके पहले जानकारी इकट्ठा कर लिया था कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब चार्ज तो +1 होगा, यस नो, और उसके Q/m की वैल्यू निकाला उन्होंने, तो उन्होंने पाया कि इसके Q/m की वैल्यू एक चार्ज के लिए सबसे ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन का मास सबसे कम होगा, हाइड्रोजन का मास सबसे कम होगा। और एक शानदार चीज बताऊं आपको, इसके पहले थॉमसन साहब ने आइसोटोप की खोज कर ली थी। किसकी? आइसोटोप की। तो इन्होंने पाया दुनिया में जो मासेस हैं उनका जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन के मास के इंटीग्रल मल्टीपल में आ रहा है, इंटीजर मल्टीपल में आ रहा है। मतलब यहां से हमको हाइड्रोजन H+ के Q/m की वैल्यू निकल गई। किसके बच्चों? H+ के Q/m की वैल्यू निकल गई। और इसका चार्ज हमको पता था +1 यूनिट चार्ज होगा। मास जो है बच्चों, अब देखो काम कब कर रहे हैं हम लोग? 1919 में, ये ध्यान रखना आप। तो 1909 में इलेक्ट्रॉनिक खोज हो गई थी, चार्ज निकल गया था मिलिकन ऑयल ड्रॉप से। तो मास जो है बच्चों
वो इसका मास जो आया उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में, मास की वैल्यू जितनी कम होगी QIM उतना ही ज़्यादा होगा। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई गई, जो आइसोटोप्स पाए गए, जो मास पाए गए, उन सभी का मास हाइड्रोजन के मास के इंटीजर मल्टीपल में पाए गए। मतलब हाइड्रोजन का मास सबसे कम है, हाइड्रोजन का मास इकाई में कन्वर्ट हो रहा है। इसी को बाद में लोगों ने बोला, थोड़ा और अध्ययन किया कि ये प्रोटॉन है, इसको प्रोटॉन बोला गया। और इसीलिए लोग कहते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, कि रदरफोर्ड ने इन सब बातों पे वर्कआउट किया था। बात मेरी समझ आई क्या? तो बच्चों, ट्यूब अगर उस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग गैस रखते हैं तो QIM की वैल्यू बदल जाती है, जबकि कैथोड रे में ऐसा नहीं होता था। और चूंकि वैल्यू बदल जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि एनोड रे फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। दूसरी बात ये हुआ बच्चों कि QIM की वैल्यू सबके लिए बदल जाता था, तो H+ के लिए QIM की वैल्यू बहुत ज़्यादा पाई गई एक यूनिट चार्ज के लिए। क्यों? इसका मास बहुत कम है। और बाद में अध्ययन किया पाया गया कि ये इसी को क्या बोला गया? प्रोटॉन। तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन कितना होता है? 0। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे अगर, तो H+ में क्या बचेगा? सिर्फ एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितना? 0। न्यूट्रॉन कितना? 0। सिर्फ एक प्रोटॉन। तो H+ को हम लोग प्रोटॉन भी कह सकते हैं। बहुत ही बोल्डली, दिन दहाड़े बोल सकते हो। क्या बोलोगे? H+ को प्रोटॉन बोल सकते हो। समझ आया आपको? वाओ, ग्रेट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी इंटरेस्टिंग बातें याद रहेंगी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। मैं जब पहली बार पढ़ा तो मज़ा आ गया था। नाउ एक और बात बच्चों, ये जो एनोड रेज है ना, ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। मैकेनिकल समझते हो ना? किसी को थप्पड़ मारो तो चोट लगती है, इट्स मैकेनिकल इफेक्ट। धक्का चलता है, इट्स मैकेनिकल इफेक्ट। तो बच्चों, जो एनोड रेज थे ना, जब हम लोग कोई ब्लेड रख दें, ऐसे ब्लेड, पंखा या ऐसे कोई फैन का ब्लेड रख दें, और अगर एनोड रे इसे पास किया जाए बच्चों, मैं उसको इस कलर से अलग कलर से दिखा रहा हूँ। जब एनोड रे इस पर टकराया तो ये ब्लेड चलने लग गया था ऐसे। इसका मतलब एनोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स। एनोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स। दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। दे पेनेट्रेट थिन मेटल शीट। अगर पतली मेटल शीट है उसको छेद कर देता, पेनेट्रेट कर देता। दे कैन आयोनाइज द गैस। पूरा आयोनाइज तो कर ही देता है ना, तभी तो पूरा इफेक्ट पैदा हुआ है। तो एनोड रेज के विषय में बात करते हैं। एनोड रेज क्या है? एनोड रेज वो हैं जो एनोड से पैदा होते हैं। एनोड रेज वो हैं जो सीधी रेखा में चलते हैं। एनोड रेज वो हैं जो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं। एनोड रेज वो हैं जो पार्टिकल बिहेवियर रखते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, पेनेट्रेट कर सकते हैं। और एनोड रे अलग अलग गैस के लिए उसके QIM की वैल्यू अलग अलग होगी, उनका चार्ज बटे मास की वैल्यू अलग अलग होगी। मतलब एनोड रे सारी गैसेस केस में सेम नहीं होते हैं, जबकि कैथोड रे सारी गैस के लिए सेम होते हैं। मतलब एनोड रेज आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। और QIM की वैल्यू अलग होती है। तो H+ का मास सबसे कम पाया गया। और दुनिया में सारी चीजों का मास जो है, सारे एलिमेंट्स का मास जो है, H के मल्टीपल में, इंटीजर मल्टीपल में पाया गया। और बाद में इसी H+ को क्या बोला गया? ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है। ये किसने बोला? रदरफोर्ड ने। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। वैसे कुछ लोग गोल्डस्टीन बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पूरी कहानी समझ में आ गई। ओके बच्चों, इट्स ऑल अबाउट एनोड रेज। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूट्रॉन। अब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं। सोचो ना, मैंने ऐसी चर्चा पहले भी आपसे की थी कि जैसे कुछ बच्चे इसमें आंसर करते हैं, तो आंसर करते हैं या कुछ बच्चे मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। मैंने कहा ना कि अगर आप गलत उत्तर करो या सही उत्तर करो, इट मीन्स यू आर इन्वॉल्व। आप पढ़ाई के साथ इन्वॉल्व हो और आपका बेहतर होना तय है। लेकिन जो बच्चा उत्तर नहीं करता हो, इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये कहानी है न्यूट्रॉन की। वो न्यूट्रल है यार, कोई पॉजिटिव हो निगेटिव है तो वी कैन ट्रैक दैट बॉडी, है ना। उसको हम पकड़ सकते हैं यार, कि अगर कोई कह रहा है सर आप गजब पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ गया, तो इसको पकड़ लें कि ठीक है, अच्छा बच्चा है भाई, बड़ी तारीफ कर रहा है, खुश हो जाएंगे। कहे सर आपने जो पढ़ाया थोड़ा कम समझ में आया, अच्छा इसको समझाना, ये गड़बड़ हो गया। तो बट कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, लाइक न्यूट्रॉन। इसलिए न्यूट्रॉन की खोज सबसे लेट में हुई। तो आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज सबसे लेट में क्यों हुई, तो यू विल आंसर बिकॉज इट्स ए न्यूट्रल पार्टिकल। और जेम्स चैडविक साहब ने 1932 में न्यूट्रॉन खोज की थी। और अब फिर अगेन अगर आप टाइम लाइन चार्ट को देखो तो इसकी भूमिका पहले से बन चुकी थी। ये रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो रहे थे बच्चों। हेनरी बैक्वेरेल साहब, रदरफोर्ड साहब, सोडी साहब, मेरी क्यूरी, पीरे क्यूरी, बहुत सारे लोग पहले से रेडियो एक्टिव रिएक्शंस कर रहे थे। उनको मालूम चला कि दुनिया में ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं जो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, जो टूट जाते हैं, जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है।
जिनके न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट में नहीं आता है। स्टेबिलिटी बेल्ट में आएगा तो वो स्टेबल होगा, वो उसमें नहीं आता, वो टूट जाता है। तो उसमें से बहुत सारे तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं। ये सारी बातें लोगों को मालूम चल चुकी थी और उन्हीं सबों से ये जेम्स चैडविक साहब ने कर लिया था खोज न्यूट्रॉन की, जो कि बहुत मुश्किल था इसे खोज करना। एक बात और है, लोगों को ऐसा लगने लगा था कि न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के लिए एक न्यूट्रल पार्टिकल भी चाहिए। अभी क्यों लगने लगा था, इसके लिए आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, आईआईटी से बीटेक या और हायर स्टडीज़ करके। इट्स एन ग्रेट वर्क, आपको अच्छा लगेगा। तो लोगों को ऐसा लगने लगा था कि न्यूक्लियस ऐसे स्टेबल नहीं है, ना कुछ और है जो इसको स्टेबल बना रहा है। इसको स्टेबल करने के लिए एक न्यूट्रल पार्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की एक कशिश शुरू हो गई कि कुछ तो है, कोशिश शुरू हो गई। ओके, तो 1920 में आइसोटोप हैड बीन डिस्कवर्ड, खोजा जा चुका था। ये मालूम चल गया था एटॉमिक मासेस जो है हाइड्रोजन के इंटीजर मल्टीपल में है। ये सारी चीज़ें मालूम चल चुकी थी बच्चों। ये मालूम चल चुका था कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, या एटम के न्यूक्लियस चार्ज है वो प्रोटॉन की वजह से है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान समझो, आइसोटोप्स की खोज हो गई थी। बहुत गौर समझना, आइसोटोप्स क्या है बच्चों? सेम एटम डिफरेंट मासेस। सेम एटम मतलब ये उस समय ये भी मालूम चल चुका था कि एटम की पहचान प्रोटॉन से होती है। तो सेम एटम मतलब प्रोटॉन तो सेम है यार, वाह, प्रोटॉन तो सेम है, फिर मास कैसे डिफरेंट हुआ? मतलब उसमें ऐसी कोई चीज़ है जो इसके मास को बदल दे रही है लेकिन प्रोटॉन को नहीं बदल रही है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती हैं सोचने के लिए, यस नो। तो उस 1920 तक एटॉमिक आइसोटोप्स की मालूम चल गया था। ये मालूम चल गया था कि एटॉमिक मास जो है वो हाइड्रोजन के इंटीजर मल्टीपल में है, मतलब वो जो चीज़ है उसका भी मास हाइड्रोजन के इंटीजर मल्टीपल में होगा। नाउ एटॉमिक नंबर जो है एटम के अंदर चार्ज होगा न्यूक्लियस में, वो भी एटॉमिक नंबर की वजह से है। तो फिर क्या किया इन्होंने, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाई, ध्यान रखना सबको बच्चों, ये कई कंपटीशन पूछा चुका है, ये सवाल आपको पक्का आना चाहिए आगे से। कैसे पैदा हुआ? बम्बार्डिंग ऑफ थीन शीट ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम के पतली शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की गई। अल्फा पार्टिकल यूरेनियम से पैदा कर सकते हो, रेडॉन से पैदा कर सकते हो, बहुत सारे रेडियोएक्टिव मटेरियल से बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया, ये लेड की शीट लगाई गई, लेड है ना, और यहाँ रेडियोएक्टिव मटेरियल लिया गया। अब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला बच्चों, ये इसमें से अल्फा पार्टिकल ये ऐसे बाहर निकला ऐसे, और यहाँ हमने बेरिलियम की पतली शीट रखी है, ये बेरिलियम की पतली शीट है। ओके, अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इससे टकराएगा तो ये रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा हुआ है बेरिलियम 9, ये देखो अल्फा पार्टिकल है बच्चों, और टकराया देखो ये न्यूट्रॉन निकला। ओके, और ये क्या है बच्चों? एनर्जी, साथ में बहुत सारा एनर्जी निकला, एनर्जी। ओके, गामा पार्टिकल्स हैं, गामा पार्टिकल्स अब इसकी चर्चा करने वाले हैं आपसे हम लोग। तो ये एक रिएक्शन है जो आपको नोट कर लेना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार कि इनमें से कौन से रिएक्शन से न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। तो बेरिलियम के ऊपर सब लोग ध्यान याद कर लो बच्चों, बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को मारा गया, दुम। देखो ये बेरिलियम है, वो इधर से ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इससे इधर छेद से निकला अल्फा और मारा इसमें दुम, टकराया तो उसमें से देखो ऐसे रिएक्शन हुआ और ये न्यूट्रॉन निकल गया, इस न्यूट्रॉन की खोज हुई। ओके, ये किसने किया था? जेम्स चैडविक साहब ने, और इस काम के लिए उनको 1935 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जेम्स चैडविक साहब को। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे नोबेल पुरस्कार देखेंगे, तो मैं समझ जाऊं कि आपने नोट भी कर लिया और आपको याद भी हो गया। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक्सरे की बात करते हैं बच्चों। एक्सरे सबको परिचित होगा, है ना। हमारे गाँव में जब मैं पहले आया था, आज के 10 साल पहले, तो लोग कहते हैं अरे भैया इनके तबीयत खराब, बल एक्सरे कुल करा लिया, ठीक नहीं हुआ। एक्सरे काइंड ऑफ थिंग जो बताता है कि कहाँ हड्डी उड्डी ब्रेक की है, नहीं कहाँ टूटा है, तो लोगों को लगता है कि एक्सरे करा लिया तो अब ठीक हो जाएगा। तो ये महान मतलब पॉजिटिविटी कौन दिया? विलियम रोंटेगन साहब ने। विलियम रोंटेगन साहब ने एक्सरे खोज किया। इन्होंने भी क्रुक्स ट्यूब को यूज़ किया था। क्रुक्स साहब कुछ ज़्यादा खतरनाक काम कर दिए, नहीं शानदार वाला यार, मतलब खतरनाक मतलब अच्छा बोल रहा हूँ मैं। 1895 में 1895 में विलियम रोंटेगन साहब ने क्रुक्स ट्यूब का यूज करके एक्सरे निकाला। अब एक्सरे तो आजकल कॉमन चीज़ है यार, हर शहर में एक्सरे पैदा होता है आजकल, नहीं एक्सरे कराने जाओ मशीन में, अब आराम से हो जाता है। एक्सरे 2 टाइप के होते हैं बच्चों,
एक्सरे, एक्सरे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मुझे कोई एक्सरे क्या होता है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ धीरे धीरे। अभी आज तुम अभी इस क्लास के बाद एक्सरे को बहुत कुछ जान जाओगे। एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं इसका डिस्कशन इस चैप्टर में खूब पढ़ना हम लोगों को करना है। तो ऐसा रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो और जो प्रकाश की गति से मूव करता हो। अभी इतना समझो और बातें हम बाद में करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना। तो जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता हो या इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इन्फ्लुएंस होता हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बच्चों, जो प्रकाश की गति से चलता हो। एक्सरे ऐसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब इसका वेवलेंथ लैम्डा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेवलेंथ। इन सब की खूब चर्चा करना है इस चैप्टर में। अभी मैं थोड़ी बहुत बातें कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा मजा आना शुरू हो जाए। एफ या न्यू, न्यू प्रोनाउंस करो इसको, न्यू। ये है बच्चों फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति, रिपीटिशन। बाय द वे, तो जिसके लेम्डा की वैल्यू जितनी कम होगी या फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इन सब की चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। अभी कुछ कुछ बातें मैं आपसे ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों एक्सरे जो होता है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये विलियम रोंटेगन साहब ने 1895 में क्रुक्स ट्यूब का यूज करके पैदा किया था। कैसे किया था मैं आपको तुरंत बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा धैर्य रखो। ये एक जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी वेवलेंथ कम होगा, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी तो कमाल ज़्यादा मचाएगा। मतलब अगर मान लो मैं गया एक्सरे कराने, मेरी हड्डी उड्डी नहीं टूटी है और जो एक्सरे वो यूज कर रहा है उस एक्सरे की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है या वेवलेंथ बहुत कम है, तो वो जब मेरा एक्सपेरिमेंट करेगा, टेस्ट करेगा, तो पहले मेरी हड्डी नहीं टूटी थी, अब टूट गई। समझ रहे हो ना आप। तो वेवलेंथ कम होने पर उसके छेदने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जो ये एक्सरे हम लोग करते हैं ये उतना खतरनाक वाला एक्सरे बच्चों नहीं होता है, ठीक है। ये एक्सरे बच्चों दो टाइप के होते हैं। ऐसे एक्सरे जो है बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग हार्ड एक्सरे, जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे को बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट एक्सरे, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, राइट। हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे बच्चों वो है जो यूज होता है हमारे केस में, जो मसल्स को छेद देता है बट हड्डियों को नहीं छेद पाता, राइट। हार्ड एक्सरे वो है जो हड्डियों को भी छेद देता है। इसका हम लोग यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनता है ना, तो वो चेक करने में कि जो रेलवे ट्रैक्स बन रहा है उसमें कहीं छेद तो नहीं है, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उसको चेक करने में यूज करते हैं। ये हड्डी उड्डी में गड़बड़ा जाएगा। तो इस केस में इसकी मैं कहूँगा फ्रिक्वेंसी ऑफ हार्ड एक्सरे विल बी ग्रेटर देन फ्रिक्वेंसी ऑफ सॉफ्ट एक्सरे, ठीक है। अब ये कैसे पैदा होता है, चलो भाई मैं वो भी सिखा दूँ आपको अभी कि ये पैदा कैसे होता है, एक्सरे कैसे पैदा होता है। आइडिया है आप लोगों को? किसी घर में पैथोलॉजी शायद हो, उसमें क्या करते हैं बच्चों, कैथोड की तरफ से जो किरण निकलती है, एनोड एक टारगेट लेते हैं, डेंस मेटल जैसे कॉपर, जैसे प्लेटिनम या ऐसा मेटल जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा मेटल टारगेट लें, इसको टारगेट मेटल बोलते हैं, टारगेट। डेंस मेटल, डेंस मतलब जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो बच्चों, ज़्यादा हो। और इधर से कैथोड की तरफ से किरणें जाती हैं, ऐसे टकराती हैं, जुम। ऐसे टकराने से यहाँ से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं। उस रेडिएशन इसी टकराने पर इसको हम तो कैसे रखते हैं हम लोग, इसको ऐसा रखते हैं, ऐसा। तो ऐसा पोजीशनिंग करते हैं इसका हम लोग, इसका बच्चों हम लोग ऐसा पोजीशनिंग करते हैं कि जब ये रिएक्शन हो तो यहाँ एक्सरे जो निकले वो इधर से बाहर निकल जाए, ऐसे ये बाहर निकल जाए, ऐसे यहाँ एक्सरे पैदा हुआ और ये ऐसे पैक होता है। बाकी बातें तुम जानते ही हो भाई कि ये कैथोड है तो निगेटिव होगा, एनोड है तो पॉजिटिव होगा, ओके। ये मेटल टारगेट लिया बच्चों, यहाँ पे हम रिएक्शन कर रहे हैं, ये इसमें से पार्टिकल्स निकल रहे हैं। क्लियर, समझ में आया आपको? ये एक्सरे है। तो जब भी आप एक्सरे कराने जाते हो ना तो शॉर्टली ये होता ही होता है। और मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके घर में पैथोलॉजी है
एक्सरे प्रोड्यूस करने का पूरा सेटअप है, फिर भी ऐसा नहीं कि जब मन तब एक्सपेरिमेंट ही करते रह रहे हो। ऐसा करने से बहुत हेल्थ हजार्डस हो सकता है, आपके किसी सेल को ट्रिगर कर सकता है मल्टीपल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के लिए, जो कि कैंसर कॉजिंग हो सकता है। तो मजबूरी में कराया जाता है, शौक से नहीं। ऐसा नहीं घर में है जब मन तब कर रहे हैं ना बच्चों। चलो, ये हुआ हमारा एक्सरे कैसे पैदा होता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक GIF लेके आया हूँ। ये पूरा एक सेटअप है जो एक्सरे पैदा करने का। आप देखो यहाँ से यू कैन सी, आप देख सकते हो कि यहाँ से किरणें निकल रही हैं, ये निकल रही हैं ऐसे, ये किरणें निकल रही हैं। ये देखो हमारा टारगेट है, इस पर टकराई और टकराते ही देखो यहाँ से एक्सरे निकला। ये देखो, ये निकल भाई, निकल, देखो निकला ये एक्सरे निकला। और यहाँ उसके एक्सरे निकलने से जो भी उसका वेवलेंथ वगैरह जो वेरिएशन से दिखाई पड़ रहा है, पूरा सेटअप है तो मेरी बात समझ आई आपको। ये टारगेट मेटल है जिसके ऊपर कैथोड जाकर स्ट्राइक किया। तो सिंपल यही काम विलियम रोंटेगन साहब ने क्रूक्स ट्यूब में किया था। तो अब मुझे ऐसे कोई बताया कि एक्सरे कैसे पैदा होता है। हम कहें एक कैथोड रे को एनोड कोई मेटल, बड़ा मेटल लीजिए जिसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर टकराओ, तो इस जब टकराएगा तो कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बाहर निकालेगा, वो जो होता है एक्सरे होता है। और इसका एक्सरे नाम कैसे पड़ा? क्योंकि विलियम रोंटेगन साहब को पता नहीं चल पा रहा था कि क्या चीज़ है। तो जब क्या चीज़ है नहीं मालूम चल रहा था, तो उन्होंने मान लिया, उसका नाम क्या लिखा? एक्स। उन्होंने उसका नाम दिया कि मान लो वो एक्स है, क्योंकि उसके विषय में आइडिया नहीं, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं अपने, मान लिया एक्स है और बाद में उसका नाम एक्सरे ही पड़ गया। कितना इंटरेस्टिंग है ना बच्चों ये। चलिए, तो ओके, नाउ ये एक्सरे आर इफेक्ट प्रोड्यूस इफेक्टिवली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द डेंस मेटल। इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं कैथोड रे, मैंने बोला था टारगेट को। ओके बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे। कॉज फ्लोरोसेंस, ये जो होते हैं ना, जब टकराते हैं किसी मटेरियल से तो वहाँ चमक पैदा करते हैं, फ्लोरेसेंट पैदा करते हैं। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते बिकॉज ये न्यूट्रल होते हैं, दे आर न्यूट्रल, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, मतलब वो जो मूव करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वो लाइट की स्पीड से आते हैं, बट दे देमसेल्व्स आर न्यूट्रल, सो दे विल नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। डिटेल में बातें इसलिए करेंगे बाद में हम लोग। वेरी हाई पेनेट्रेटिंग पावर, चूंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। पेनेट्रेटिंग पावर छेदने की क्षमता, जैसे हमारे मसल्स को छेद दिया है ना। तो पेनेट्रेटिंग पावर, ये क्या बच्चों? गामा रेज है। सबसे ज़्यादा गामा रेज का होता है, ये आप याद कर लेना। 4 नंबर यहाँ से आने वाला है परीक्षा में आपके। सबसे ज़्यादा गामा का होता है, फिर एक्स का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। मतलब अल्फा बीटा गामा में सबसे कम किसका? अल्फा, फिर किसका बच्चों? बीटा, फिर किसका? एक्स बीच में आ गया, सबसे ज़्यादा गामा। गामा रेडिएशंस बहुत खतरनाक है, ब्लड कैंसर वगैरह काज कर देती हैं। ठीक है, ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बच्चों। ओके, अल्फा के 100 गुना होता है बीटा का, अल्फा के 100 टाइम्स बीटा का होता है, और बीटा से 10 गुना होता है गामा का, तो इसके बीच में एक्स होता है। या ये कह लो कि अल्फा से 1000 गुना होता है गामा का। क्या होता है? छेदने की क्षमता, पेनिट्रेशन पावर, कितना पेनिट्रेट कर सकता है। तो अल्फा पार्टिकल की तुलना में बीटा 100 गुना ज़्यादा, बीटा के तुलना में गामा 10 गुना ज़्यादा, तो अल्फा के तुलना में गामा 1000 टाइम्स मोर, और एक्स इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। अब भाई जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है उसका वेवलेंथ क्या होगा? कम, ताकि एनर्जी क्या हो? ज़्यादा। वो कितना बच्चों? 0.1 नैनोमीटर। एक्सरे का वेवलेंथ है 0.1 नैनोमीटर। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को एक्सरे, एनोड रेज की अच्छी जानकारी मिली होगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। अल्फा बीटा गामा रेज के विषय में पढ़ते हैं हम लोग बच्चों। दीज रेज वर डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। हो क्या क्या किया भैया आपने? रदरफोर्ड साहब ने पता नहीं क्या कर दिया यार। ये हमेशा रेज पे ही काम करते रहे थे, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, फलाना ढिमका, तो बहुत ज़्यादा काम किया। ये अल्फा बीटा गामा तीनों रदरफोर्ड साहब ने खोज किया। और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो होते हैं उनमें से रेज निकलती हैं बिकॉज दे आर अनस्टेबल, और इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट, हेनरी बैक्वेरेल साहब ने काम किया है, मैरी क्यूरी, पीरे क्यूरी, रदरफोर्ड, फ्रेडरिक सोडी, इन सभी लोगों ने काम किया। और ये लोग काम पहले से चला आ रहा था। मैं आपको टाइम लाइन में बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जो काम किया इसकी वजह से आगे काम करने में हेल्प मिली। ठीक है, चलो अल्फा रे की इंडिविजुअली बात करते हैं। 1899 में 1899 में
रदरफोर्ड साहब को ने डिस्कवर्ड किया इसको, इसके विषय में बहुत सारी जानकारी दी, बताया क्या चीज़ है, इसके चार्ज बॉडी मास की वैल्यू निकाला, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, है ना। इन्होंने चार्ज निकाला उसका, फिर मास निकाला, फिर चार्ज बाई मास निकाला। कोई पूछे अल्फा रे क्या है तो आप बोलोगे अल्फा, अल्फा या अल्फा। कोई पूछे आपसे कि अल्फा रे क्या है तो बोलोगे, क्या बोलोगे आप? एनर्जेटिक न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, एनर्जेटिक न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अब हीलियम एटम बच्चों ये न्यूक्लियस है और ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो उसके न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर क्या चक्कर मारता है? इलेक्ट्रॉन। तो हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालो बाहर, इलेक्ट्रॉन निकाल दो बाहर। अब क्या हो गया? प्लस हो जाएगा, हीलियम +2। ये हमारा हो गया अल्फा पार्टिकल। एनर्जेटिक, इट मस्ट बी एनर्जेटिक। तो अल्फा आप बोलेंगे इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कितना बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। कूलम में कोई पूछे तो क्या बोलोगे? 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यस, ये न्यूक्लियस ऑफ, जानते हो अगर हम अल्फा पार्टिकल को 2 इलेक्ट्रॉन से मिला दें तो क्या बन जाएगा? हीलियम गैस बन जाएगा। यस नो, अल्फा यही तो है अल्फा। इसको मिला दो 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हीलियम। ये हीलियम ही तो है बच्चों, बात मेरी समझ में आई। तो अल्फा और इसके चार्ज बटे मास की वैल्यू 1908 में, अगेन ये थॉमसन साहब के बाद हुआ है, 1908 में रदरफोर्ड साहब ने निकाला चार्ज मास की वैल्यू, और उसके आधार पर उन्होंने सब जानकारी दिया और बताया कि ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन में निकलते हैं। और इन्होंने बताया कि इसका पेनेट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे ज़्यादा बहुत सारे पार्टिकल्स का है, बीटा का है, गामा का है। सो हम इसको यूज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज निकालने में। ये आगे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसके ऊपर गोल्ड के पतली शीट के ऊपर अल्फा की बम्बार्डिंग की थी। तो अल्फा क्यों चूज किया था, इसकी यही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और रदरफोर्ड ने क्यों यूज किया था? अब रदरफोर्ड से ज़्यादा कौन जानता है यार कि अल्फा क्या क्वालिटीज़ हैं, बीटा क्या है, गामा क्या है, इन्होंने सब निकाला था। तो रदरफोर्ड साहब ने जैसे मान लो मेरे पास कोई बच्चा है, 2 बच्चे हैं, और मुझे उनके विषय में क्वालिटी पता करना, केमिस्ट्री कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना सिंसियर है। मैं उन दोनों से बहुत आसान सवाल पूछूं। मैं पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा करते हैं, तो क्या इससे हमको उन दोनों का इंटेलेक्चुअल कोफिशिएंट मालूम इंटेलिजेंट कोफिशिएंट मालूम चलेगा, कौन कितना सिंसियर मालूम चलेगा? बिल्कुल नहीं। अब मैं बहुत कठिन सवाल पूछूं जिसका उत्तर कोई न दे पाए, क्या उससे मालूम चलेगा? नहीं। हमें ऐसे सवाल पूछना पड़ेगा जो लिमिटिंग क्वेश्चन हो, जिसका उत्तर एक बच्चा दे पाए, दूसरा ना दे पाए, या जो इन सबों के रेंज में लाई करता हो। यस नो। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल जो पेनिट्रेटिंग पावर है ना, वो ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा होता तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर पाते। मतलब बहुत कठिन सवाल पूछ लिया, उसका उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है, या बहुत आसान पूछ लिया, तो ये दोनों बहुत मतलब के नहीं है। मतलब कौन है? जो ऐसा हो कि बीच में लाई करता हो। बच्चा पढ़ा होगा तो उत्तर कर देगा, और नहीं पढ़ा होगा तो उत्तर नहीं कर पाएगा। तो अल्फा पार्टिकल्स आर वेरी यूजफुल। दीज आर 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज, मास इसका 4 mu होगा, जस्ट द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। नाउ लेट्स सी द बीटा। बीटा पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन है। यू जस्ट अंडरस्टैंड, दीज आर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, दीज आर एनर्जेटिक बीटा पार्टिकल्स आर, दीज आर एनर्जेटिक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास, मास एंड चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इसका मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। आपको एक कहानी सुनाता हूँ बच्चों, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, याद है आपको? न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो। जो दोस्त लोग भूल गए हों, मैंने ये पहले पढ़ाया था आप लोगों को n/p की वैल्यू, तो जो लोग भूल गए हों वो प्रीवियस लेक्चर जाके पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये मान लो हमारा ये ऐसा कोई बेल्ट है, क्या बोलते हैं इसको? स्टेबिलिटी बेल्ट। अगर कोई एटम यहाँ लाई कर रहा है, मतलब देखो यहाँ न्यूट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, अगर इस स्टेबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेबिलिटी बेल्ट। अगर इस स्टेबिलिटी बेल्ट में कोई लाई करेगा कोई एटम, तो वो स्टेबल होगा। जानते हो ना, n/p की वैल्यू 1 तक होनी चाहिए एटॉमिक नंबर 20 के लिए, और n/p की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1.5 तक हो जाती है,
फॉर एटॉमिक नंबर 83 तक के लिए। याद है ना आपको बच्चों? अगर कोई एटम यहाँ लाई करेगा तो क्या उसका न्यूक्लियस स्टेबल है? बिल्कुल नहीं, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि उसमें जितना न्यूट्रॉन होना चाहिए उससे न्यूट्रॉन ज़्यादा है। अब देखो मज़ेदार बात, बहुत मज़े से पढ़ो, बहुत डूब के साइंस सीखो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। और ये जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये सारे आपके कोर्स में है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों अब देखो कोई अगर एटम यहाँ लाई कर रहा है, मैं इसलिए बोलता रहता हूँ ना ताकि कुछ बच्चे ऐसा ना कि छोड़ दें, गिव अप कर दें कि अरे सर ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। मुझे ज़्यादा आता ही नहीं है, मैंने सिर्फ IIT की तैयारी किया है, IIT निकाला है और IITian और डॉक्टर बनाया है हज़ारों बच्चों को। तो मैं सिर्फ वही जानता हूँ जो IIT के लिए ज़रूरी है। तो ठीक देखो बच्चों, अगर कोई यहाँ आ गया मतलब उसमें n की वैल्यू n/p की वैल्यू ज़्यादा हो गया, कितना? जितना होना चाहिए था स्टेबल न्यूक्लियस में उससे हो गया ज़्यादा, तो क्या होगा? अभी कम होगा भाई, कम होगा, कम होके टूट के यहाँ आएगा तभी वो स्टेबल होगा। तो क्या होता है पता है आपको? वो उस न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है ना वो टूट के प्रोटॉन बन जाता है। ओहो, उस न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है ना जो उस न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है ना वो टूट क्या बन जाता है? प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन टूट गया, ये घट गया, ये बन गया, ये बढ़ गया। इसकी वैल्यू पहले ज़्यादा थी, अब ये घट गया, ये बढ़ गया, तब ये कम होने लग जाएगा और कम होते होते इस रेंज में आएगा। लेकिन ये कैसे कम हो रहा है वो तो देखो यार। न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बन गया तो भाई रिएक्शन में दोनों तरफ चार्ज बैलेंस होने चाहिए ना यार। देखो ये क्या है? न्यूट्रल, ये क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ एक निगेटिव पार्टिकल निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बीटा पार्टिकल। और साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो बीटा पार्टिकल कब निकलता है? किस न्यूक्लियस से निकलेगा? उस न्यूक्लियस से निकलेगा जो स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर लाई करते हैं, जिनमें n/p की वैल्यू स्टेबल न्यूक्लियस के जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होती है। तो वो टूट के ऐसा हो जाते हैं। क्लियर? समझ आया? मज़ा आया ना? कोई पूछे बीटा क्या है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बीटा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर, मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर, रेडियो एक्टिव रिएक्शन में निकलता है। और क्यों वो रेडियो एक्टिव रिएक्शन हुआ वो देखो, पूरा समझ गए आप। नाउ अब बच्चों बारी आ गई गामा की। गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, गामा न्यूट्रल होता है, गामा की वेवलेंथ बहुत कम होती है, गामा की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, गामा की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो इसकी स्पीड लाइट के बराबर होगा। तो क्या बोलेंगे? हाई ये थोड़ा रंगीन ले लेता हूँ यार। हाँ, ये बच्चों ये हाई एनर्जी रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसका मतलब समझ गए ना? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो लाइट की स्पीड चलता होगा। ज़्यादा डिटेल में बातें अभी हमारे इसी चैप्टर में आगे कोर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वहाँ करेंगे हम लोग। वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। और कुछ बातें ऐड कर लेता हूँ। इसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत खतरनाक है ये। क्लियर? और ये न्यूट्रल है बच्चों, गामा न्यूट्रल होते हैं। ओके ठीक है, ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन में पैदा होते हैं। गामा को हम लोग कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। क्लियर? चल भाई, ये देखो पेनिट्रेटिंग पावर का मैंने GIF बना के उठा लिया हूँ आपके लिए। इंटरेस्टिंग है। सी देखो, ये एक पेपर का सीट है, पेपर। ये देखो एल्युमिनियम की सीट है, और ये देखो लेड है, लेड। राइट? बताऊँ मैं आपको, पेपर को छेदना आसान है, एल्युमिनियम को छेदना उसके तुलना मुश्किल है, और लेड को छेदना बहुत मुश्किल है। लेड बहुत स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। जहाँ भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं ना बच्चों, या हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे होते हैं जहाँ से एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है, वहाँ सेफ्टी के लिए हम लोग लेड से उसको पूरे तरह से घेरे रहते हैं, क्योंकि ये रेडिएशंस भी लेड के प्लेट को नहीं छेद पाते। तो यहाँ लेड का एक मोटा प्लेट लिया है। तुम देखो, ये देखो लिखा है अल्फा पार्टिकल जो है पेपर को छेद नहीं पा रहा है। बीटा पार्टिकल देखो पेपर को छेद दिया, लेकिन एल्युमिनियम को नहीं छेद पा रहा है। ये देखो गामा है, गामा पहलवान। ये देखो पेपर को भी छेद दिया, एल्युमिनियम को भी छेद दिया, ऑब्वियसली लेड को नहीं छेद पाएगा। तो अब तो आपको याद हो जाना चाहिए यार, मतलब पेनिट्रेशन पावर सबसे कम अल्फा, उससे ज़्यादा बीटा, और सबसे ज़्यादा गामा। मजा आया? चलो भाई, यहाँ मैंने ये लिख के दे दिया आपको, मैंने पहले ही पढ़ा चुका है। ओके, नाउ लास्ट कंटेंट आज के लिए बच्चों है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन साहब ने इन सारी जानकारी के भी आप पे एक मॉडल दिया बच्चों। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, या प्लम
पुडिंग मॉडल। क्या क्या बोलते हैं इसको? थॉमसन साहब ने एक मॉडल दिया था एटम का, उसको बोलते हैं हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। कुछ लोग खाने का मन हो रहा होगा, गर्मी का मौसम भी है ना, वाटरमेलन मॉडल। चलो भाई, अब ये नाम क्यों दिया और उन्हें ऐसा क्यों सोचा? देखो भाई, थॉमसन के पहले डाल्टन साहब से पूछा गया कि एटम कैसा होता है, तो क्या बोले थे उन्होंने? स्फेरिकल होता है। कि एटम के अंदर क्या होता है? कि एटम के अंदर कुछ नहीं होता, एटम हैज नो स्ट्रक्चर इनसाइड। कि एटम की पहचान किससे होगी? मास से होगी। वो तो बता दिए एटम फंडामेंटल है। थॉमसन साहब बोले कि एटम फंडामेंटल नहीं है। ये मॉडल उन्होंने दिया था, उन्हें 1896-97 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद होगा। तो 98 में उन्होंने कहना शुरू कर दिया था और 1906-97 में उन्होंने पब्लिश किया था। और जब ये पब्लिश किए थे उसी समय जापान के इनके पैरेलल साइंटिस्ट थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। मज़ेदार ये है कि जब ये मॉडल दे रहे थे तो थॉमसन साहब खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मैं सही बोल रहा हूँ। वो बड़ा मतलब लुक छिप के बोल रहे थे कि देखो यार ऐसा होना चाहिए, और पैरेलल में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे कि आप गलत बोल रहे हो। बाय द वे, क्यों ऐसा बोल रहे थे बातें करेंगे बाद में। तो बच्चों इन्होंने क्या बोला कि एटम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। ये कैसे मालूम चला इनको? कैथोड रे डिस्चार्ज से। एटम से 1800 उनको तो जो थॉमसन साहब ने पाया था 2000 गुने हल्के। थॉमसन साहब को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला जो कि मास ऑफ लाइटेस्ट एटम से 2000 गुना कम था। ये थॉमसन साहब ने 2000 निकाला था बच्चों। आजकल हम लोगों को मालूम चल चुका है कि 2000 नहीं बल्कि 1836, कहीं कहीं 1840 लिखा होता है, चलता उतना उसके रेंज में है, राइट। तो थॉमसन साहब ने कहा कि नहीं, एटम फंडामेंटल नहीं है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ओवरऑल एटम कैसा होता है बच्चों? न्यूट्रल। देखो थोड़ी मैं चर्चा कर दूं यार इनकी बातों की। तो थॉमसन साहब का आइडिया क्या था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ओवरऑल एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल तभी होगा जब पॉजिटिव है तो कुछ न कुछ निगेटिव भी जरूर होगा। एटम कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो स्टेबल है तो उनका मानना दुनिया की जितनी भी चीज़ें स्टेबल होती हैं सबके सब स्फेरिकल होती हैं, ऐसा वो मानते थे। स्फेरिकल नहीं, सिमेट्रिकल होती हैं। तो वो स्टेबल है, इट मस्ट बी सिमेट्रिकल, उसको सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर आप ऐसे पढ़ते हो ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद ही रिसर्च कर रहे हो, आप डूब जाओगे, आप उसी से कनेक्ट जुड़ जाओगे। तो आप पता है आपको, स्फेयर हाईली सिमेट्रिकल होता है, गोला वो हर तरफ से एक ही टाइप का दिखता है, यस नो। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब एटम स्फेरिकल होगा और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, और जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। इन सारी बातों के आधार पे थॉमसन साहब ने एक मॉडल दिया। ओके, इसको हम लोग इन्होंने कहा कि जो एटम है बच्चों, जो एटम है वो मैं इसी से दिखाता हूँ। ये पूरा इस पॉजिटिव से बना हुआ है। स्फेयर, ये पूरा स्फेयर क्या है बच्चों? पॉजिटिव है, इससे बना हुआ एटम। प्लम एंड पुडिंग मॉडल। प्लम जानते हो आप लोग? प्लम एक फल होता है ना, छोटे छोटे बेरी टाइप के ना, चेरी बोलते हैं ना इसको, जो केक में यूज करते हैं। अब पुडिंग उसका जो बेस मटेरियल है, उसको हलवा टाइप को बोल दो यार। तो जो उसका पुडिंग है उसको पूरा क्या बोल दिया बच्चों? बोल दिया पॉजिटिव चार्ज है। और इन्होंने बोला कि इस पूरे पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव प्लम की तरह से, प्लम एंड पुडिंग मॉडल। प्लम मतलब जो यूज कर रहे हैं हम लोग फल, जिसको चेरी बोलते हैं, इसको बोला निगेटिव। और पुडिंग मतलब जो हलवा है यार उसका, बोला ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पूरा हो गया बच्चों पॉजिटिव, और इसमें वो पुडिंग ले आओ, ये निगेटिव 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 निगेटिव, कहीं इस पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये उनका मॉडल हो गया। इसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। ये जो है, ये जो इसका बीज है,
ये इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव है, और इसका लाल वाला पार्ट है पूरा पॉजिटिव चार्ज है कि ये पूरा स्फेरिकल होगा। ओके, इसको वाटरमेलन मॉडल, या ये देखो एटम मॉडल, ये देखो निगेटिव वाला ये प्लम हो गया और ये पॉजिटिव वाला पुडिंग हो गया। जैसे ही ये मॉडल दे रहे थे, जापान के एक साइंटिस्ट थे, वो कह रहे थे कि गलत है। वो कह रहे थे कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज स्टेशनरी हो करके वेलोसिटी जीरो के साथ में एक दूसरे के अंदर घुस के स्टेबल नहीं हो सकते। वो फिजिक्स के विद्वान थे, वो सेम टाइम पे इनका विरोध कर रहे थे, और थॉमसन साहब खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। बच्चों ये कहते हैं क्लासिकल मॉडल, इन सब मॉडल्स के पीछे न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यूज किया गया। तो बच्चों ये एक तरह का एग्जाम्पल है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, थॉमसन साहब का मॉडल भी समझ में आ गया होगा। इसको लोग बोलते हैं क्लासिकल मॉडल। क्लासिकल मॉडल मतलब एक ऐसा मॉडल जो क्लासिकल मैकेनिक्स से बेस्ड था। अभी क्या है आगे बताऊंगा आपको, अभी तो याद कर लो, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है और क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। अभी के लिए इतना ही कि न्यूटन साहब ने जो मैकेनिक्स डेवलप किया, उन बातों का प्रयोग करके, इसको बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो न्यूटन साहब ने जो बातें बताई, उन सारी बातों का यूज करके कोई मॉडल डेवलप किया गया, तो इसको बोलते हैं क्लासिकल मॉडल या न्यूटोनियन मॉडल। तो ये थॉमसन साहब का मॉडल है बच्चों, क्लासिकल या न्यूटोनियन मैकेनिक्स बेस पे। मुझे उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई। थॉमसन साहब ने ऐसा क्यों बोला, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। थॉमसन साहब को एटम से हल्की हल्की चीज़ें मिल चुकी थी। इसका मतलब थॉमसन साहब ये तो समझ गए थे कि एटम फंडामेंटल नहीं है। डाल्टन साहब के आगे निकल गए वो। एटम के अंदर चीज़ें होती हैं, और वो भी कैसी चीज़ पाए वो, निगेटिव। एटम होता कैसा है, न्यूट्रल। तो कुछ न कुछ तो पॉजिटिव होगा। उनको कैथोड रे निगेटिव मिला था, तो कुछ न कुछ तो पॉजिटिव जरूर होगा, और चूंकि न्यूट्रल है, जितना निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। यस नो। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे वाटरमेलन है, उसका पूरा लाल वाला हिस्सा को आप पॉजिटिव मान लो, उसमें उसके जो बीज है उसको निगेटिव मान लो, और ये सिमेट्रिकल है। अच्छा, दुनिया में जितनी चीज़ें स्टेबल होती हैं सब सिमेट्रिकल होती है, तो स्फीयर ले लिया, स्फीयर सिमेट्रिकल होता है। लेकिन तभी जापान के साइंटिस्ट विरोध कर रहे थे। इनका मानना था कि पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे के अंदर घुस करके जीरो वेलोसिटी से नहीं रह सकते, वो अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो ये आपका मॉडल गलत है। बाय द वे, इसके ऊपर बाद में काम किया गया। तो ये रहा आज का कंटेंट। अब मैं क्विज पूछने वाला हूँ। रेडी हो जाओ आप लोग, बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, है ना बच्चों? रेडी आप लोग? नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर। ये सवाल IIT में पूछा गया था। कैन यू इमेजिन? पूछा गया कि एटॉमिक न्यूक्लियस, आगे मैं आपको बताऊंगा, तुम दंग हो जाओगे जान करके कि न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने किया था। समझ रहे हो? बाय द वे, आपको बताना है बच्चों कि एटम के न्यूक्लियस का रेडियस का ऑर्डर क्या होगा। चलो देखते हैं हम लोग। एटम का जो न्यूक्लियस होता है बच्चों ना, उसका साइज होता है 10 की पावर -15 मीटर। 10 की पावर -15 मीटर। IIT वाले हैं कुछ तो खिलवाड़ करेंगे भाई, तो वो सेंटीमीटर में दे दिए हैं, और 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है, पता है आपको? तो ये आ जाएगा 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। तो आंसर इज बी। कम ऑन, यहाँ देखो, एलिमेंट्स ऑफ द सेम मास नंबर बट ऑफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर नोन एज, ये भी IIT में पूछा गया है। एलिमेंट्स ऑफ द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर नोन एज, द आंसर इज आइसोबार। नहीं, जिसमें सबके मास अलग अलग होते हैं, एटॉमिक नंबर मास सेम होता है, आइसोबार। बार, बार मतलब भार रिलेटेड टू मास, जिन सभी का मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर क्या हो बच्चों, अलग अलग। जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, ये क्या हो गए, आइसोबार। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हो। मुझे लगता है जितना रियल क्लास में बच्चे सीखते हैं उतना ही आप लोग सीख रहे हो। तो आप लोग इतने अच्छे हो कि सीख रहे हो, जो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगली क्लास में हम लोग रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट लेके आएंगे। बताऊंगा कि रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड क्यों यूज़ किया, फॉयल क्यों यूज़ किया, अल्फा क्यों यूज़ किया, और उसमें और किन किन लोगों का योगदान था, कैसे वो उस मॉडल के उस हद तक पहुँचे, और उसमें कितनी शानदार फिजिक्स लगाई उन्होंने।
वाह ग्रेट। तो उस मॉडल को पढ़ेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।